जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में शिक्षण के संदर्भ में एक प्रविधि की बात की थी कि जिसके द्वारा जो शिक्षण होता है वो सरलतापूर्वक हो सकता है। एक ऐसी सामग्री तैयार करने की बात की गई जिसकी हमने अर्थ और परिभाषा पिछले वीडियो के अंकों में देखा है, जिसमें स्वयं सीखने की प्रविधि पर बल दिया गया है कि अधिगमकर्ता चाहे तो वह स्वयं सीख सकता है। अब उस सीखने की सामग्री की परिभाषाओं को समझने के पश्चात हम आज जो है आ गए हैं यहाँ पर कि जो अभिक्रमित अधिगम होता है या अनुदेशन है, उस अभिक्रमित अनुदेशन या अभिगम का विभिन्न परिभाषाओं को हमने अध्ययन किया तो हमने क्या पाया। हमने देखा कि इसका जो संदर्भ है उसका अध्ययन करने से हमें इसके अर्थ की जानकारी मिलती है, उसकी प्रकृति की जानकारी मिलती है, उसकी विशेषता के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। उन निष्कर्षों को हम जरा देखते हैं किस तरह के निष्कर्ष हैं, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। जैसे पहला निष्कर्ष क्या है, इसकी बात करें तो पहला निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्तिगत रूप से यह एक शिक्षण की प्रविधि है। कैसी प्रविधि है? यह व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करने की एक प्रविधि है जिसमें एक समय में एक व्यक्ति ही सीखता है। तथा अब इसमें पहली एक बात समझ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। इसमें मुख्यतः ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करने की एक प्रविधि है जिसमें एक व्यक्ति एक बार में सीखता है। कैसी सामग्री है? एक शिक्षण की ऐसी प्रविधि हो गई है जिसमें एक व्यक्ति एक बार में सीखता है। तो ये एक व्यक्ति सीखता है, अर्थात जैसे क्लास चलती है तो उसमें एक बार में 30 बच्चे, 40 बच्चे, 40 अधिगम करता, 50 अधिगम करता, 1000 अधिगम करता है, या जितने भी जैसी क्षमता उस तरह से होती है। लेकिन इसमें ये क्योंकि एक मशीन के रूप में जैसे शिक्षण मशीन सिडनी एलप्रेसी ने बनाया था, उसी के आगे के प्रयोग हैं ये, तो इसमें एक बार में एक व्यक्ति ही सीखता है। चाहे वो कंप्यूटर असिस्टेंट हो तो एक कंप्यूटर है तो एक ही लोग सीखेंगे, 2 कंप्यूटर है तो 2 लोग सीखेंगे, हाँ, लेकिन अलग अलग सीखेंगे। तो लेकिन एक साथ और है कि जो एक व्यक्ति एक साथ सीखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें अनुदेशन की जो सामग्री होती है वो कुछ नियमों के अंतर्गत बंधी होती है। जैसे रेखीय अभिक्रम आप आगे पढ़ेंगे तो रेखीय अभिक्रम का तात्पर्य होता है कि एक रेखा में क्रम को पदों को प्रस्तुत किया जाता है। जो पद प्रस्तुत किए जाते हैं उनको एक रेखा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद देखें तो जो कहा जा रहा है कि इसमें अनुदेशन सामग्री को कुछ नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। जैसे क्रम से, यानी रेखीय जो अभिक्रम है वो क्रम से हो जाता है। जो साखी हो गया उसमें अलग अलग शाखाएं आती जाती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स के कुछ मैथमेटिक्स के टाइप के नियम है वो अपने हिसाब से चलता है। इसके बाद दूसरा जो इसकी विशेषता है, इसमें अधिगम, इसने जो है अधिगम की विषय वस्तु को पहले इसमें है वो इसने लिखा गया है, इसमें अधिगम की विषय वस्तु को पहले तार्किक रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही प्रस्तुत हो जाता है, उसको तार्किक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। उन पदों का विश्वसनीयता और तमाम वैधता की जांच की जाती है, उसको तब जा कर के तैयार किया जाता है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिर जब एक क्रम में व्यवस्थित हो जाता है तो उनको क्या किया जाता है, उनको छोटे छोटे क्रमों में बांटा जाता है। फिर उन्हें छोटे छोटे क्रमों में, जैसे पहले उनको तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया जितना सिखाना है, माने योग सामग्री जो बनाई गई है जिसके द्वारा अधिगमकर्ता स्वयं सीखेगा, उस अधिगमकर्ता को सीखने के लिए बनाई गई सामग्री को पहले व्यवस्थित किया जाता है, फिर उसे छोटे छोटे भागों में उचित पदों में विभाजित किया जाता है और उनको श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। वो श्रृंखलाबद्ध किया जाता है यानी एक श्रृंखला से दूसरा, एक पद से दूसरा पद जुड़ा होता है, जिससे अधिगमकर्ता को छोटे छोटे पदों में उत्तर देते हुए पुनर्बलन प्राप्त करे। जिससे अधिगमकर्ता क्या करे? जिससे अधिगमकर्ता छोटे छोटे पदों को, जो छोटे छोटे पद हैं उनका उत्तर देता रहे और उत्तर देते हुए वह पुनर्बलन प्राप्त करे। कैसा पुनर्बलन प्राप्त करेगा? पुनर्बलन प्राप्त करने का मतलब है, आप जानते हैं कि इसमें जो
अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम की सामग्री बनाई गई है, उसमें पुनर्बलन वही होता है कि वो अगले पद पर उसको जाने को अवसर मिलता है। तो पुनर्बलन प्राप्त करने का मतलब अगले पद पर वह जाता है। इसके बाद तीसरी विशेषता इसका है, एक पद का सही उत्तर देने के पश्चात अधिगमकर्ता को दूसरे पद पर स्वाभाविक रूप से जाने का अवसर मिलता है और इस तरह प्रत्येक पद अपने पहले के पद से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ होता है। यानी जो अभिक्रम तैयार किया गया है, जिसमें एक पद तो नहीं, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद हैं, तो हमने कहा पहले इसकी विशेषता में इसके पहले समझा कि इधर दूसरे में समझा कि जो इसे तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है, उसके बाद उसको छोटे छोटे पदों में बांटा जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में छोटी जानकारी देनी है, जिसे नहीं पता है भारत के बारे में, तो छोटे छोटे में भारत एक राष्ट्र है जिसमें इतने संघ शासित, इतने राज्य शासित और इतने राज्य में इतने ज़िले हैं, किस तरह की शासन प्रणाली, एक एक पद वो बढ़ाता जाएगा। तो एक लेख, मान लीजिए लेखांश होता नहीं, लेखांश टाइप का आ जाता है, तो उस तरह से लेखांश का उदाहरण आप देखिए। तो लेखांश आया, लेखांश को आपने पढ़ करके उसमें से कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, उनका आप उत्तर देते हैं, तो तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है तीसरे में, एक पद का सही उत्तर जब दे लेता है तो उसे अगले पद पर एक पद का सही उत्तर प्राप्त होने के पश्चात अधिगमकर्ता को दूसरे पद पर जाने का स्वाभाविक अवसर प्राप्त होता है। इस तरह से प्रत्येक पद पिछले पद से जुड़ा होता है। उसके बाद जो चौथा इसमें विशेषता है वह है कि इसमें अधिगमकर्ता को स्वतः सक्रिय रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अधिगमकर्ता और विषय वस्तु के बीच होने वाली पारस्परिक अंतःक्रिया पर भी अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन में बल दिया जाता है। यानी जो इसमें अधिगमकर्ता है, इस अधिगमकर्ता को और जो उसकी विषय वस्तु है, अधिगमकर्ता को सक्रिय रहना पड़ता है। क्यों सक्रिय रहना पड़ता है? क्योंकि अधिगमकर्ता और विषय वस्तु के बीच जो पारस्परिक अंतःक्रिया होगी उस पर इसमें विशेष बल दिया जाता है। कैसे बल दिया जाता है? ध्यान से समझिएगा कि जो सीखने वाली सामग्री सामने है, हम हैं, आप हैं, ये इस ढंग से जो वीडियो बनाया गया है, यह भी एक यूट्यूब पर या फिर अन्य जो आज माध्यम अंतर्जाल के उपलब्ध हैं, उन पे जो कुछ भी वीडियो आपको सब विदेश रूप में मिल रहा है सामग्री, ये भी अभिक्रमित अधिगम है, ये भी अभिक्रमित अनुदेशन है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, जिसमें एक चीज़ पर बनाया जा रहा है, सोचा गया, समझा गया, उसके बाद व्यवस्थित किया गया, फिर छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया गया। यहाँ व्याख्या भी हो रही है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है मामला। लेकिन जो अधिगम करता है उसको सक्रिय रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सिखाने वाला वह जो अधिगम सामग्री है वो तो सामने है, सीखने वाला उसको तत्पर होगा। जैसे उसको प्रभाव के नियम पर ये सिद्धांत चलता है। अब प्रभाव का नियम आप जानते हैं, थॉर्नडाइक का प्रभाव नियम क्या कहता है? प्रभाव नियम का तात्पर्य है कि वो जो कार्य करेगा उसमें उसको आनंद की प्राप्ति हो, संतुष्टि मिले तो आगे बढ़ेगा, तो तत्परता रहेगी। ये तत्परता का पहला नियम है, उनके जानते ही हैं आप। जो थॉर्नडाइक, एडवर्ड डी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया जो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत था, थ्योरी थी, उसमें जो इनका प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में 3 नियम दिए गए थे, उसमें तत्परता का नियम पहला है, क्योंकि वो सक्रिय रहना पड़ता है। अगर वो सक्रिय नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? उसको सक्रिय रहना पड़ता है, और सक्रिय नहीं रहेगा तो वो सीख भी नहीं पाएगा। इसीलिए इस तरह से व्यवस्था दी जाती है कि जब एक पद का सही उत्तर देगा तो उसे अगले पद पर जाने का अवसर देकर के पुनर्बलन दिया जाता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है, और पुनर्बलन प्राप्त करने के पश्चात जो होता है अधिगमकर्ता, वो और सक्रिय हो जाएगा। जैसे वो कोई कार्य करेगा, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करेगा और उस कार्य की उसे संतुष्टि मिल जाती है, तो वो और सक्रिय होकर के कार्य करता है। उसकी सक्रियता अति तो नहीं हो जाती है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, उसमें बढ़ जाती है। और जब रुचि बढ़ जाएगी तो वो निश्चित रूप से वो अच्छा काम करने लगेगा और बेहतर करेगा। इसकी अगली विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी 5वीं विशेषता है, अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन में अधिगमकर्ता को अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है, अर्थात यह वैयक्तिक भिन्नता को अवसर देता है। कोई बालक तीव्र गति से सीखता है तो कोई मंद गति से सीखता है। यह स्व अध्ययन की विधा है,
यह प्रविधि है जो वैयक्तिक भिन्नता को अपने अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करती है। वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है, किताब का उसका जो पुस्तक खुली है या कोई भी चीज़ है, जैसे उसको आप बालक को क लिखाना सिखा रहे हैं, अब वो बालक क लिखना सीख रहा है, तो ये क को लिखने में ही हर बालक की वैयक्तिक भिन्नता आपको समझ में आ जाएगी। को क कैसे बना रहा है, कोई क को किस तरह से बना रहा है, कोई क को इस उल्टा बनाता है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो वैयक्तिक भिन्नता है, इसका ये सम्मान करता है और कहता है कि भैया सबको अपने अपने अनुसार सीखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, और मिलता भी है इसमें। तो यह वैयक्तिक भिन्नता का पूरा ख्याल रखती है, उनको पूरा अवसर देती है कि आप तेज सीखना चाह रहे हैं तो आप पहले पद को जल्दी उत्तर दे दीजिए, आपको दूसरे पद पर जाने का अवसर मिल जाएगा। आप धीरे सीख रहे हैं तो आप ठीक है, आराम से सीखिए, समझिए, आपको और अवसर दिया जाता है सीखने का, सीखते रहिए, आपको पूरा अवसर दिया जाता है, उसमें अवसर की कोई कमी नहीं होती है। वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान दिया जाता है। और जो अधिगम के लिए अभिक्रमित अधिगम सामग्री तैयार की जाती है, ये सामग्री पूर्व परिचित होती है और वैध होती है। ऐसा नहीं है कि इस सामग्री को ऐसे ही लगा दिया गया, लिख दिया गया, किसी के मन में आया और इस तरह से 10 क्वेश्चन बना लिए, 10 पद बना लिए, हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए पूरी तरह से वह परीक्षित होती है। परीक्षित का मतलब उसका पूरा परीक्षण किया गया है, और परीक्षण के पश्चात उसको तब वैधता उसकी जांची गई है। वैधता जांच करके उसके मतलब कहने का तात्पर्य कि निर्माण के समय मानकों को पूरा किया जाता है। इसकी जो 6वीं विशेषता निकल के आई है कि अधिगमकर्ता इसमें ज़्यादा सक्रिय होता है। इसमें अधिगमकर्ता सक्रिय ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये स्व अध्ययन विधा है, स्व अधिगम विधा है कि इसमें किसको सक्रिय रहना पड़ेगा? जो सीखने वाला है, अधिगमकर्ता है, उसको ही ज़्यादा सक्रिय रहना पड़ेगा। तो अधिगमकर्ता को सक्रिय होना पड़ता है, वह अधिकतर सक्रिय रहता है तथा वह जिज्ञासु रहता है। वह जिससे वह विषय वस्तु को रुचि के अनुसार शीघ्रता से शीघ्र और समझ पाता है, वह जिज्ञासु रहता है। साथ ही वह जो है सक्रिय अधिक रहता है, जिज्ञासूपन रहता है, इसलिए वो अधिक सीखता है। 7वीं विशेषता है कि अभिक्रमित अधिगम का प्रशासन के पश्चात मूल्यांकन किया जाता है। जो अभिक्रमित अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की गई है, उस सामग्री का मूल्यांकन किया जाएगा कि ये सामग्री किस स्तर तक अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रही है और कहाँ तक ये सफल नहीं रही है। इसमें किस पद पर सुधार की आवश्यकता है, कौन सा पद जो है कहीं ज़्यादा जटिल हो गया या कुछ और उसके साथ हो गया है। पदों के जो मानक होते हैं, मानक परीक्षण के निर्माण के संदर्भ में, उसके संदर्भ में विचार किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार भी किया जाएगा। इसके बाद जो इसकी 8वीं विशेषता है वह है कि अधिगमकर्ता की कमजोरियों की पहचान करता है। अधिगमकर्ता की कमजोरियों की पहचान यानी निदान करता है, उसका वो डायग्नोसिस करता है। आप डायग्नोसिस सेंटर देखें, वहाँ जाने के बाद जांच होती है कि खून में हीमोग्लोबिन कितना है, शुगर खून में कितना है, आपके रक्त में कितना है। तो इस तरह से जो डायग्नोसिस सेंटर होते हैं वहाँ जांच जिस तरह से की जाती है, ऐसे ये जो आपकी अभिक्रमित अधिगम की सामग्री होती है, अन्वेषण होता है, वो जो होता है वह अधिगमकर्ताओं की कमजोरियों को पकड़ता है, उनको पहचानता है और उनके लिए उपचारात्मक अन्वेषण भी देता है। आगे आप जब पढ़ेंगे अभिक्रमित अन्वेषण के शाखीय अभिगम के प्रकार में, तो साखी में आप देखेंगे कि जब एक गलत होता है तो बताता है, प्रश्न वहाँ लिखा रहता है, यदि आपका उत्तर ये है तो कृपया प्रश्न संख्या फला को देखें, इस संख्या को देखें, प्रश्न संख्या इतने को देखेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो इसलिए वो उपचारक अन्वेषण भी देता है। यह प्रविधि अनुवर्ग शिक्षण की भांति कार्य करती है। जैसे आप जानते हैं अनुवर्ग मतलब जो एक लोग पढ़ाएं और उसमें कई लोग उसको फॉलो करते रहते हैं, अनुवर्ग शिक्षण जो होता है ट्यूटोरियल के रूप में होता है, तो उसकी तरह काम करती है। सुधारात्मक अन्वेषण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है।
अभिक्रमित नौवां इसका और अंतिम जो इसकी विशेषता है वह नौवीं और अंतिम है, जिसमें नौवीं विशेषता क्या है कि इसमें जो अधिगमकर्ता होता है वो क्या करता है, उसमें अधिगमकर्ता की बात होती है कि नवीं विशेषता में अभिक्रमित अनुदेशन के अनेक रूप हैं। वो अधिगमकर्ताओं के अनुसार इसके अनेक रूप होते हैं। जो अभिक्रमित अनुदेशन है इसके अनेक रूप होते हैं। अनेक रूप का मतलब कई रूप हैं। जैसे अभी पिछले वीडियो में भी कुछ बात हुई है और हम आगे भी समझेंगे कि जैसे रेखीय अभिक्रम होता है, शाखीय अभिक्रम होता है, कई शाखाएं उसमें होती हैं, मैथेटिक्स होता है। तो इस तरह से इसके अनेक रूप हैं और हर रूप के सिद्धांत, अवधारणाएं क्या हैं, उसके अधिनियम क्या हैं, स्वरूप क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं कि रेखीय अभिक्रम को बनाया B.F. स्किनर ने, जिसमें उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी का उपयोग किया। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी क्या है, इसको आप देखिए वीडियो, समझिए कि क्रिया प्रसूत अध्ययन क्या है। कहने का तात्पर्य वो एक कहते हैं स्किनर की क्रिया से उत्पन्न होने वाली जो सही अनुक्रियाएं हैं, यदि उनको पुनर्बलित किया जाता रहे तो फिर जैसा व्यवहार हम प्राणी को इच्छित रखते हैं, वांछित रखते हैं, वैसे व्यवहार तक उसके वर्तमान व्यवहार को ले जाया जा सकता है। तो ये क्रिया प्रसूत अध्ययन का सिद्धांत लागू होगा तो वहाँ वो केवल क्रम में चलेंगे, पुनर्बलन देते हुए चलेंगे। अब शाखीय अभिक्रम में दूसरा सिद्धांत लागू होता है, मैथेटिक्स में दूसरे गणित के सिद्धांत लागू हो रहे हैं। तो उनके जो हैं सभी के जो सिद्धांत हो गए वो अलग हो गए, सबकी अवधारणाएं अलग हो गई, सबके अधिनियम अलग हो जाएंगे, सबके स्वरूप अलग हो जाएंगे और सबके लक्ष्य भी अलग हो जाएंगे। कोई कुछ दूरी तक पहचान करेगा, कोई सरल पाठ्य सामग्री के लिए है तो कोई और जटिल पाठ्य सामग्री के लिए है। तो इस तरह से हमने जो है क्या देखा, अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम की जो परिभाषाओं को हमने देखा था, उन परिभाषाओं के पश्चात हमने आज समझा कि जो अभिक्रमित प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्ड लर्निंग है, इसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ विवरण पूर्वक समझने का प्रयास किया। धन्यवाद। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।